audible, guys? चलो, लोगों ने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का डिस्कशन किया अभी। आप ध्यान से देखो, ये जो डेटा इधर वाला है ये हमने कर लिया, ये हमने कर लिया। जरा इसकी बात करते हैं। देखो साफ साफ लिखा है ना, मोनोटॉमिक। डायटोमिक लिखा है नो वाइब्रेशंस, और फिर डायटोमिक एज्यूमिंग वाइब्रेशंस। जरा इसका भी एक बार कैलकुलेशन करके देखते हैं। तो डायटोमिक, अगर हम डिग्री ऑफ फ्रीडम लेते हैं, वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, तो यहां पर क्या आ जाएगा बेटा? डायटोमिक है यहां पर, डायटोमिक एज्यूमिंग वाइब्रेशंस, तो यहां पर 3 आ रहा था उससे से ट्रांसलेशनल से रोटेशनल कितना आ रहा था? डिग्री ऑफ फ्रीडम की बात करें तो 2। और इसके अलावा हम लोगों ने फॉर्मूले में क्या लिखा था बड़ा? 3n माइनस 5। कितना आया वो? 1। तो ये हो गया 6। लेकिन जब तुम इसको कन्वर्ट करते हो एनर्जी के उसमें, तो इधर का कंट्रीब्यूशन तुम लिखते हो n टाइम्स यहां पर 3, और ये आता है R/2 डेल्टा T। याद है? इसके लिए 2 into R/2 डेल्टा T, बिकॉज नाउ वी आर कंसिडरिंग वाइब्रेशंस, तो यहां पोटेंशियल एनर्जी कंट्रीब्यूशन भी आ जाएगा। टोटल क्या सही है क्या? देख लो एक बार, ठीक से देख लेना। अब यहां पर ये एक्चुअली में इसको हम लोग इक्वेट कर देते हैं जब n CV डेल्टा T से, तो CV की वैल्यू क्या आ जाती है? CV की वैल्यू आ जाती है 7/2R। है करेक्ट? यस सर। तो CV की वैल्यू ये आई, तो CP की कितनी हो जाएगी? 5/2R। तो गामा की वैल्यू क्या आ जाएगी? 5/2। कितनी आएगी? 1.29। वही दिया हुआ है, देखो कैलकुलेशंस पे रख लो, वहीं से पढ़ के बेटा। तुम लोगों ने बोला था ना, कुछ निकाला नहीं था। तुम लोग जो है मैथ्स भी नहीं करोगे। वो एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स हैं भाई, तुम थियरी डेवलप कर रहे हो। चोरी करोगे इधर से उधर तो कैसे काम चलेगा? रिमूव कर दें इसको।
हम्म गाइस, सामने तुम देख सकते हो एक और टर्म मैंने लिखा, एंथैल्पी। ठीक है, अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने, थोड़ी देर पहले मतलब इससे पहले वाले लेक्चर में जब हमने एक्सटेंसिव इंटेंसिव प्रॉपर्टीज पढ़ी, उसमें हम लोगों ने एंथैल्पी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज की लिस्ट में रखी थी। ठीक है, और जब हमने स्टेट फंक्शन पढ़ा और पाथ फंक्शन पढ़ा तो उसमें हम लोगों ने एंथैल्पी को स्टेट फंक्शन में रखा। तो ये एंथैल्पी है क्या एक्चुअली? ठीक है, सो अभी अगर तुम लोग रिकॉल करो तो थोड़ी देर पहले हम लोगों ने इंटरनल एनर्जी की बात की थी। ठीक है, इंटरनल एनर्जी की बात की थी, इंटरनल एनर्जी, और चेंज इन इंटरनल एनर्जी की बात की थी। और चेंज इन इंटरनल एनर्जी हम लोगों ने प्रूव किया था कि ये QV जो है वो बेसिकली जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी है वो QV के बराबर है, ऐसा मैं बोल सकता हूं। और QV क्या है? हीट ऑफ द प्रोसेस एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ठीक है, अब होता क्या है कि एक्चुअल जो मतलब प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो ज्यादातर जो प्रोसेसेस होते हैं, ज्यादातर प्रोसेसेस कांस्टेंट प्रेशर पे होते हैं। ज्यादातर प्रोसेसेस जो होते हैं वो कांस्टेंट प्रेशर पे होते हैं, और कांस्टेंट प्रेशर पे जो हीट ऑफ द प्रोसेस होगा वो तो QP होगा। वो इस डेल्टा U को रिलेट इस तरह से नहीं कर सकते, तो हमने उसके लिए एक नया टर्म एक्चुअली यहां पर बनाया। अभी इसको जब हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं H से, और जो चेंज होता है वो एक्चुअली में QP के बराबर होता है, यानी कि हीट ऑफ द प्रोसेस एट कांस्टेंट प्रेशर। ठीक है, इसको तुम ऐसा सोचो कि मान लीजिए एक सिस्टम है, मान लीजिए एक सिस्टम है एट स्टेट A। स्टेट A, स्टेट रिप्रेजेंट किया जाता है प्रॉपर्टीज से, थर्मोडाइनेमिक प्रॉपर्टीज। मान लीजिए कि यहां पर वॉल्यूम V1 है ना, टेम्परेचर जो है या इंटरनल एनर्जी यहां पर मान लेते हैं, इंटरनल एनर्जी U1 ले लेते हैं। ठीक है ना, और वॉल्यूम V1 ले लेते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए कि ये सिस्टम स्टेट A से स्टेट B पे जाता है और इंटरनल एनर्जी चेंज हो जाती है U1 से U2 में, वॉल्यूम चेंज हो जाता है V1 से V2 में, और ये प्रोसेस मान लीजिए हमने कराया है कांस्टेंट प्रेशर पे, बिकॉज हमने कांस्टेंट प्रेशर पे बात करनी है। ठीक है, तुमने हीट Q सप्लाई की थी यानी QP सप्लाई की थी, तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लगा दीजिए यहां पर। तो ये हो जाएगा QP इज इक्वल टू डेल्टा U माइनस W। डेल्टा U U2 माइनस U1 है, और W के बदले क्या लिख देंगे बेटा, बिकॉज कांस्टेंट प्रेशर लिखा है, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस प्लस P, और वॉल्यूम चेंज क्या है V2 माइनस V1। कोई डिफिकल्टी? नहीं। तो अब हम क्या करते हैं कि जितना 2 वाला टर्म है उसको एक साथ रख देते हैं, 1 वाला टर्म एक साथ रख देते हैं, तो ये हो जाएगा U2 प्लस PV2 माइनस U1 प्लस PV1। देखो सही है क्या? या इसको हम ये भी लिख सकते हैं U प्लस PV एट स्टेट 2 माइनस U प्लस PV एट स्टेट 1। एम आई करेक्ट? ये जो U प्लस PV है इसी को हम बोलते हैं एंथैल्पी। यानी बार बार U प्लस PV हम नहीं लिखना चाहते तो हमने U प्लस PV को एक नया नाम दे दिया H, दैट इज एंथैल्पी।
क्या थोड़ी बहुत बात समझ में आई क्या? और इसको हम लोग लिखते हैं एनसीपी डेल्टा टी। इसीलिए तुम्हें कई बार बुक्स में ऐसा लिखा हुआ मिलेगा, सीपी इज इक्वल टू 1/n dH बाई dt। इसको भी नोट कर लो बेटा, या एक नोट पहले मैं लिखा देता हूं, फिर तुम लोग इसको कॉपी करना। लिखाऊं क्या? लिखना। internal energy changes are usually measured at constant volume. Internal energy changes are usually measured at constant volume, but in actual practice, most of the processes are carried out at constant pressure. Most of the processes are carried out at constant pressure rather than constant volume. Rather than constant volume. कितना लिख लिया बेटा? So we define a new thermodynamic property actually to account for all changes. We define a new thermodynamic property called enthalpy. Which is defined as sum of internal energy, वो सामने जो लिखा है वही मैं वर्ड्स में लिखा रहा हूं बस, सम ऑफ इंटरनल एनर्जी एंड प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर वॉल्यूम। H is equal to U plus PV, sum of internal energy and product of pressure and volume. It is a state function and an extensive property. It is a state function and an extensive property. इसको नोट कर लो बेटा। यहाँ पर लिखिएगा, इनिशियली द सिस्टम इज एट स्टेट ए where internal energy is U1, volume is V1. At constant pressure P, QP heat is supplied and system moves from state A to state B.
याद रखना, कंफ्यूज मत होना, एच यू प्लस पीवी है, ठीक है, एच यू प्लस पीवी है। इसका ये मतलब नहीं कि वो केवल कांस्टेंट प्रेशर पे डिफाइंड है। At constant pressure, change in enthalpy is equal to heat of the process, ये बोलते हैं हम लोग, ठीक है। जिस तरह से इंटरनल एनर्जी कैसा तो है नहीं केवल कांस्टेंट वॉल्यूम पे डिफाइंड है, इंटरनल एनर्जी तो हमेशा ही होगा, बट उसको हीट की हेल्प लेकर के चेंज इन इंटरनल एनर्जी निकाल सकते हैं, इसलिए हम लिखते हैं QV इज इक्वल टू डेल्टा यू। इसका ये मतलब नहीं है कि जो इंटरनल एनर्जी है वो केवल कांस्टेंट वॉल्यूम पे होगा। चलो ये हटा दें। ये सब कॉपी कर लिया होगा मेरे ख्याल से। अभी कुछ नहीं कर सकता मैं, देरी करते। अब सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट जिसके लिए सारी कहानी कही गई थी, डायरेक्टली तुम्हें एग्जाम में क्वेश्चंस आएंगे, हेडिंग डालिएगा कैलकुलेशंस ऑफ Q, W, डेल्टा U, डेल्टा H फॉर डिफरेंट प्रोसेसेस। डिफरेंट प्रोसेसेस में हम लोग आइसोकोरिक प्रोसेस की बात करेंगे, आइसोबेरिक प्रोसेस की बात करेंगे, आइसोथर्मल प्रोसेस की बात करेंगे, एडियाबेटिक प्रोसेस की बात करेंगे, पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस की बात करेंगे, और हर एक प्रोसेस में हम लोग रिवर्सिबल यानी कि नेचर वाइज भी डील करेंगे। रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए इनकी बात करेंगे, क्यू डब्ल्यू, डेल्टा यू, डेल्टा एच की, और इरिवर्सिबल प्रोसेस की भी बात करेंगे, और उसमें भी क्यू डब्ल्यू, डेल्टा यू, इन सब की बात करेंगे। क्या आप समझ पाए बेटा अपना ऑब्जेक्टिव क्या करने वाले हैं हम लोग? ठीक है, कि एग्जाम में जब क्वेश्चन आए तो आपको पूरी तरह से क्लैरिटी होनी चाहिए कि आपका जो क्वेश्चन है वो किस पर बेस्ड है, कौन से कॉन्सेप्ट्स आपको यूज करने हैं। ठीक है, चलो तो शुरुआत हम लोग करते हैं यहां पर आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस का मतलब क्या है बेटा? वॉल्यूम इज कांस्टेंट। वॉल्यूम इज कांस्टेंट। वॉल्यूम इज कांस्टेंट का मतलब है हम लोग डेल्टा V इज इक्वल टू 0 लिख देंगे। ठीक है, अच्छा एक और बात ये ध्यान रखना, हम लोग जो भी कुछ करने वाले हैं वो आइडियल गैस के लिए करने वाले हैं। रियल गैस की भी बात करेंगे बाद में, अभी नहीं, वो उस पे क्वेश्चंस नहीं आते। हम लोग आइडियल गैस की बात करेंगे, इसीलिए जब तुम यहां पर चाहो, बिकॉज जनरल मैनर में हम लोग लगाते हैं क्या है बेटा, P1 V1 अपॉन N1 T1 इज इक्वल टू P2 V2 अपॉन N2 T2, याद है? तुमने कांस्टेंट वॉल्यूम ले लिया और नंबर ऑफ मोल्स गैस के फिक्स कर दिए, फिजिकल प्रोसेस है, तो यहां पर सीधे इक्वेशन क्या बन जाएगी?
P1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 अपॉन T2। क्या ये बात समझ में आई? ठीक है। सो हम लोगों ने प्रोसेस की बात की, हम लोगों ने प्रोसेस की बात की, हम लोगों ने प्रोसेस इक्वेशन की बात कर ली। ठीक है, प्रोसेस की बात कर ली, प्रोसेस इक्वेशन की बात कर ली। अब हम इस आइसोकोरिक प्रोसेस को दो पार्ट्स पे स्टडी करने जा रहे हैं। एक पढ़ते हैं रिवर्सिबल। अब यहां पर आइसोकोरिक देखो अब यहां पर आइसोकोरिक प्रोसेस है, वॉल्यूम आप कांस्टेंट रख रहे हो, तो आइसोकोरिक हम लोग इसको कूलिंग, आइसोकोरिक हीटिंग ऐसा करके वहां पर तुम्हें एग्जाम में मिल सकता है बेटा। ठीक है, आइसोकोरिक रिवर्सिबल आइसोकोरिक कूलिंग और रिवर्सिबल आइसोकोरिक हीटिंग। ठीक है, अब इसके लिए हमें क्या क्या निकालना है? क्यू निकालना है, डब्ल्यू निकालना है, डेल्टा यू, डेल्टा एच, इन सब की बात करेंगे। एक चीज तो तुमको पहले ही पता चल गया, डब्ल्यू की वैल्यू कितनी? 0, है ना। और अब यूज करिए फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहता है Q इज इक्वल टू डेल्टा यू माइनस डब्ल्यू। डब्ल्यू 0 कर दिया है तुमने, तो ये सीधे सीधे डेल्टा यू के बराबर है। yes. Q की वैल्यू, तो डेल्टा यू अपने को पहले से मालूम है, एन सी वी डेल्टा टी। क्या बात समझ में आई? तो हमें यहाँ पर Q की वैल्यू भी पता चल गई, हमें यहाँ पर डेल्टा यू की वैल्यू भी पता चल गई, हमें यहाँ पर डब्ल्यू की भी वैल्यू पता चल गई। क्या बात समझ में आई बेटा? yes. इसको नोट कर लो। नहीं गुस्सा नहीं पद्मकांत, गुस्सा नहीं, सब ठीक है। हो गया? हम्म, अब यहीं पर आप लिख देना बेटा, आई इरिवर्सिबल। हाँ, इरिवर्सिबल आइसोकोरिक कूलिंग और हीटिंग की बात करेंगे। तो इरिवर्सिबल, अच्छा, अब इसमें भी जो वर्क डन है वो क्या हो जाएगा बेटा? आइसोकोरिक प्रोसेस है, तो वर्क डन तो 0 ही होगा। क्या बात समझ में आई बेटा?
ठीक है। अच्छा, Q यहाँ पर जब आप निकालोगे, अगेन फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लगा दो। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में कोई चेंज नहीं है, वो चाहे रिवर्सिबल हो या इरिवर्सिबल हो। तो आप डिफरेंशियल फॉर्म लिख सकते हो, इंटीग्रल फॉर्म लिख सकते हो। Q इज इक्वल टू लिखेंगे डेल्टा U माइनस डब्ल्यू, ये जीरो हो गया, ये सीधे सीधे डेल्टा U के बराबर ही फिर निकल कर आया। और ये जो देखो, जो डेल्टा U है, जो डेल्टा U है, ये स्टेट फंक्शन है, स्टेट फंक्शन है। तो इट डज नॉट मैटर, इट डज नॉट मैटर कि प्रोसेस कैसे कराया गया है, पाथ क्या था, इससे फर्क नहीं पड़ रहा है। ये तो वैल्यू सेम ही रहने वाली ना डेल्टा यू की, यानी कि डेल्टा यू हम लोग फिर से वही लिख सकते हैं, एनसीवी डेल्टा टी। और बिकॉज क्यू डेल्टा यू के बराबर है, क्यू की वैल्यू भी वही हो जाएगी। क्या ये बात समझ में आई? तो हमें सेम रिजल्ट्स मिल रहे हैं बेटा, चाहे हम प्रोसेस आइसोकोरिक प्रोसेस को रिवर्सिबली कराएं या इरिवर्सिबली कराएं। ठीक है, आप ये चीज लिख देना कि रिजल्ट्स आर सेम। हो गया? ग्राफिकल एनालिसिस इसका देख लेते हैं बेटा। ग्राफिकल एनालिसिस कर लेते हैं इसका। तो मान लीजिए कि प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम ग्राफ ड्रॉ करते हैं। रिवर्सिबल प्रोसेस यहां लिखते हैं, रिवर्सिबल, और यहां पर लिख देते हैं इरिवर्सिबल। रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल। अब कांस्टेंट वॉल्यूम है, तो यहां से यहां तक मान लीजिए गए हम, प्रेशर आपका यहाँ P1 ले लेते हैं, यहाँ प्रेशर P2 ले लेते हैं, और ये मान लीजिए कि मैंने ऐसा बनाया। तो ये बताइए बेटा, ये कूलिंग है कि हीटिंग है? हीटिंग है। और अगर बाई चांस आपने ये चीज, ये इंडिकेट करता है हीटिंग को, है ना, क्योंकि कांस्टेंट वॉल्यूम पे अगर प्रेशर बढ़ रहा है, प्रेशर बढ़ रहा है, तो टेम्परेचर को भी बढ़ना पड़ेगा, P/T कांस्टेंट रहेगा। अगर ऐसा डायरेक्शन दिखाया तो ये इंडिकेट करता है कूलिंग को। और ग्राफ आप ड्रॉ कर पा रहे हो बिकॉज आप हर इंटरमीडिएट जो स्टेज है उसको जानते हो। बट यहां क्या हो रहा है, सडन चेंज होगा ना। आप P1 प्रेशर पे थे और P2 प्रेशर पे गए, ठीक है। केवल आपको इनिशियल और फाइनल स्टेट्स पता हैं, आपको इंटरमीडिएट स्टेज का आइडिया नहीं है। यही है इरिवर्सिबल प्रोसेस। केवल आप पॉइंट्स ड्रॉ कर पा रहे हो। बात समझ में आई बेटा?
हटा दें। चलो, ये आइसोकोरिक प्रोसेस का हमने डिस्कशन किया। याद रखना, जब आप डेल्टा एच लिख रहे हो, ध्यान से सुनो मेरी बात, जो देखिए मेन आपने ये निकाल लिया, डेल्टा एच तो बस वही है, क्या, डेल्टा यू प्लस P2V2 माइनस P1V1, ठीक है, डेल्टा यू प्लस P2V2 माइनस P1V1। अब डिपेंडिंग अपॉन द डेटा वहां सब्सटीट्यूट कर दोगे और आंसर आ जाएगा। क्लियर है? सो हर एक में डेल्टा एच निकालने का वही तरीका है। अब इस पे आते हैं, दूसरा यहां पर, हाँ, इस केस में बिकॉज ये हम लोग आइसोबैरिक प्रोसेस लिखने वाले हैं, तो आइसोबैरिक प्रोसेस में जो Q होगा वही डेल्टा एच के बराबर हो जाएगा, फॉर्चुनेटली। ठीक है, सो यहां पर हम लोग लिखने वाले हैं दूसरा प्रोसेस, आइसोबैरिक प्रोसेस। आइसोबैरिक प्रोसेस में वो आपको ऐसा लिख कर दे सकता है, आइसोबैरिक एक्सपेंशन, या फिर आइसोबैरिक हीटिंग बोल देगा वो आपको, ठीक है, या फिर आइसोबैरिक कंप्रेशन बोल देगा, या फिर आइसोबैरिक कूलिंग बोल देगा। तो ऐसे अलग अलग टर्म्स, तो आप घबराना नहीं, आपका मेन फोकस है कि आइसोबैरिक प्रोसेस है। ठीक है, सो हमने प्रोसेस की बात कर ली, अब प्रोसेस इक्वेशन की बात कर लेते हैं। देखो, हमारा प्रेशर कांस्टेंट है, तो मान लीजिए कि प्रेशर P था, वॉल्यूम V1 ले लेते हैं, टेम्परेचर T1 ले लेते हैं, इनिशियली फिजिकल प्रोसेस है ना, और ये मूव करता है, ये हमारा इनिशियल है, हाँ, और फाइनल में प्रेशर तो P रखेंगे, वॉल्यूम V2 कर देंगे, टेम्परेचर T2 कर देंगे, ये फाइनल हो गया। तो हम यहां पर इक्वेशन क्या बना सकते हैं बेटा? हम यहां पर बना सकते हैं इक्वेशन, आइसोबैरिक प्रोसेस है, तो ये तुम्हारा हो जाएगा V1 T1 के टर्म्स में लिखना है, तो V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू V2 अपॉन T2। क्या सही है बेटा? हो गया। अब इसमें हम ये हटा दें, अब इसमें हम लोग रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल यानी कि नेचर क्या है प्रोसेस का, उसके बेसिस पे बात करेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं बेटा रिवर्सिबल आइसोबैरिक प्रोसेस की। रिवर्सिबल आइसोबैरिक प्रोसेस, ठीक है, रिवर्सिबल आइसोबैरिक प्रोसेस में मान लीजिए कि आपने ये एक पिस्टन ले लिया, मूवेबल पिस्टन है, और यहां पर गैस भर दी आपने, आइडियल गैस भर दी, और पिस्टन, मान लीजिए मैं एक्सपेंशन की बात करता हूं, तो आपने क्या किया यहां पर, जैसे हमने रिवर्सिबल क्या है वो पहले ही डिफाइन कर रखी है चीजें।
ठीक है। सो इसमें एक काम ये कर सकते हैं, बिकॉज जब आप प्रेशर रिलीज करोगे ऊपर से, तो लेट अस से ये पिस्टन ऊपर की तरफ मूव करने जा रहा है, तो यहां पर जो एक्सटर्नल प्रेशर होगा, बिकॉज हमने क्या कर रखा है बेटा, प्रेशर कांस्टेंट लिया हुआ है। ध्यान से रखना इस बात को, सोचना, हमने प्रेशर जो है गैस का वो एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर रखा हुआ है, कांस्टेंट प्रेशर रखा हुआ। मान लीजिए वो एटमॉस्फेयर प्रेशर है, तो हम लिख देंगे पी एटमॉस्फेयर। ठीक है, राइट। अब वॉल्यूम जब चेंज हो रहा है, तो उस वॉल्यूम चेंज होने से टेम्परेचर चेंज होगा। कितने स्टेप्स में ये काम कर रहे हैं हम लोग? इनफाइनाइट स्टेप्स में। रिवर्सिबल है ना, तो आप जो है इनफाइनाइट स्टेप्स में T2 तक पहुंच रहे हो। इनफाइनाइट स्टेप्स में T2 तक पहुंच रहे हो। इनफाइनाइट स्टेप्स में V1 से V2 पहुंच रहे हो। ठीक है, ये अब बात कर लेते हैं सबसे पहले वर्क डन की। तो वर्क डन हम लोग लिखेंगे माइनस PdV, इंटीग्रल PdV। बात सही है बेटा, है ना? तो यहाँ तो जो हमने इंटीग्रल PdV लिखा, तो P जो है हमारा वो कांस्टेंट है, उसको बाहर ले लेंगे। ठीक है, और यहाँ V1 से V2 इंटीग्रेट भी कर देंगे, तो सीधे सीधे ये आ जाएगा माइनस P, बिकॉज P गैस एक्सटर्नल प्रेशर से बराबर है। सीधे सीधे आपको ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये इनमें ये कुछ भी रख दो तो सब सेम ही है। क्लियर है बेटा? हाँ, और डेल्टा यू की वैल्यू तो अपने को मालूम ही है। डेल्टा यू एनसीवी डेल्टा टी के बराबर होता है। Am I correct? फर्स्ट ऑफ थर्मोडाइनमिक्स लगा देंगे। Q इज इक्वल टू डेल्टा यू माइनस डब्ल्यू, सब्सटीट्यूट कर दो। Q इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस ये हो जाएगा P डेल्टा V। वही चीज आ गई, डेल्टा यू प्लस ये हो जाएगा तुम्हारा NR डेल्टा टी, राइट, जिसको हम लोगों ने बाद में NCP डेल्टा टी भी लिखा हुआ है। डेल्टा वी वहां रख देंगे, एनसीवी डेल्टा टी और एन कॉमन हो जाएगा, सीवी प्लस आर इज सीपी, एनसीपी डेल्टा टी। क्लियर है बेटा? ये जो बाउंड्री वॉल है बेटा, इसमें एक थर्मल जैकेट लगा देते हैं हम लोग। इससे जो टेम्परेचर चेंज हो रहा है ना T1 से T2, वो इनफाइनाइट स्टेप्स में होगा, स्लोली स्लोली होगा। चलो, अब मान लीजिए कि यही सब काम, अच्छा ये डेल्टा H के बराबर भी हो जाएगा। अब इरिवर्सिबल प्रोसेस की बात कर लेते हैं। इरिवर्सिबल प्रोसेस देखो सिंपल है, इसमें कोई टेंशन की बात नहीं है। तो डेल्टा यू
डेल्टा यू एक स्टेट फंक्शन है, उसको आप रिवर्सिबल कराएं या इरिवर्सिबल प्रोसेस के उसके जाएं, क्या कोई चेंज आएगा? नहीं कोई चेंज आएगा। तो हम लोग डेल्टा यू को सीधे सीधे क्या लिख देंगे? एन सीवी डेल्टा टी, राइट? ये हो गया। अच्छा, और यहां पर हम लोगों का जो W है वो बिकॉज प्रेशर कांस्टेंट है, ये तो P एक्सटर्नल डेल्टा V सीधे सीधे है ना, बिकॉज हाँ, तो यहां पर वो भी सेम ही रहने वाला है बेटा, है ना? इसमें भी कोई टेंशन नहीं है बिकॉज आपने एक्सटर्नल प्रेशर कांस्टेंट, सॉरी प्रेशर थ्रू आउट कांस्टेंट ही रखा है। ये हो गया, और Q हो जाएगा तुम्हारा डेल्टा U माइनस W, ये भी। और ये जो Q है, खास बात ये है कि ये जो Q है बिकॉज कांस्टेंट प्रेशर है, ये Q किसके बराबर निकल कर आएगा? डेल्टा H के बराबर। तो ये, हाँ, तो ये भी हमारा उसी तरह से निकल आएगा, यानी कि अगेन Q W डेल्टा इन सब की वैल्यू रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल के लिए क्या आ गई? आ गई। समझ गए? इसको नोट कर लो, फिर हम लोग ग्राफिकल एनालिसिस करते हैं। ग्राफिकल एनालिसिस, देखो, प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम, रिवर्सिबल, प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम, इरिवर्सिबल। अब यहां पर पहले किस पे, ये तो बड़ा सिंपल है, आपको यहां से यहां जाना है बिकॉज इनफाइनाइट स्टेप्स में जा रहे हैं तो ग्राफ ड्रॉ कर पा रहे हैं। ठीक है, अगर ऐसे गए तो ये क्या इंडिकेट करता है बेटा? हीटिंग और कूलिंग। हीटिंग। आप इसको एक्सपेंशन लिख सकते हो, आप इसको हीटिंग लिख सकते हो। अगर ऐसा लिखा तो आप इसको कंप्रेशन लिख सकते हो, आप इसको कूलिंग लिख सकते हो। ठीक है, जबकि इस केस में आप ग्राफ ड्रॉ नहीं कर सकते, आप केवल इनिशियल और फाइनल पॉइंट्स बता सकते हो। यहां पर V1 लिख देते हैं, यहां पर V2 लिख देते हैं। ठीक है, एक और खास बात कि अगर आप इंटीग्रेशन जब आपने पढ़ा तो रिकॉल करिए y dx क्या होता था, तो उसमें हम लोग y और x के बीच में ग्राफ ड्रॉ करते थे, राइट ना? तो मान लीजिए कि मैं यहां पर x1 से x2 जाता हूं, तो ये जो एरिया अंडर द कर्व है यही डिनोट करता है ये इंटीग्रल y dx। याद है? ठीक है, x1 से x2 आपने लिमिट लगा दी। तो यहां पर भी जब हम लोग अगर चाहें तो इसको ऐसे निकाल सकते हैं, ये एरिया अंडर द कर्व। वैसे तो ये आसान है, ये तो सीधे सीधे एरिया आप ऐसे भी निकाल दोगे। प्रेशर आपने P ले रखा है यहां पर, और वॉल्यूम V2 माइनस V1 कर दिया। क्लियर है बेटा? तो हमें एरिया अंडर द कर्व जो है वो मैग्नीट्यूड ऑफ वर्क मिलेगा। मैग्नीट्यूड ऑफ वर्क, और साइन कन्वेंशन के हिसाब से आप ऑप्शंस चूज कर लेना। इरिवर्सिबल प्रोसेस का हम लोग सब कुछ इनडायरेक्ट वे में निकाल लेंगे बिकॉज दोनों के लिए जो वैल्यूज हैं Q W डेल्टा U इन सब की सेम है।
अब इम्पोर्टेंट प्रोसेसेस लिखिएगा, आइसोथर्मल प्रोसेस, isothermal process. So we are going to do calculations for isothermal process. तो isothermal process में आपको सबसे पहले देखो हमने प्रोसेस डिफाइन कर लिया, ठीक है, आइसोथर्मल है। अच्छा, आइसोथर्मल में हम लोग ऐसा लिखा हो मिल सकता है, आइसोथर्मल एक्सपेंशन, ठीक है, आइसोथर्मल कंप्रेशन, वो सब लिखा हुआ मिलेगा। अब यहां पर हम लोग सबसे पहले बिकॉज आप मान लीजिए कि इनिशियली जो है प्रेशर P1 था, वॉल्यूम V1 था, टेम्परेचर T था, और वहां से जा रहे हो P2 पे, V2 पे और T पे। डेल्टा T आपका 0 हो गया। इक्वेशन आप बना दोगे P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2, PV इज इक्वल टू कांस्टेंट है। इसमें तो मेरे ख्याल से कोई डिफिकल्टी नहीं है, ठीक है। तो हमने प्रोसेस भी डिफाइन कर लिया और हमने जो है इक्वेशन भी बना ली। अब हम लोग बात करेंगे रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल के लिए, ठीक है ना। सो अगर तुम लोगों ने ये देखा होगा तो हम लोगों ने जब ये हटा दे बेटा, हाँ, तुमने देखा होगा जब हमने पहली बार रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल का डिस्कशन किया था, तो हमने जो सिस्टम चूज किया था, देखो हम पहले रिवर्सिबल की बात कर रहे हैं। हाँ, हमने जो सिस्टम चूज किया था वो ये था, एक पिस्टन था, मूवेबल पिस्टन, और उसके ऊपर हमने सैंड रखी हुई थी बहुत, ठीक है, और अंदर जो है गैस के पार्टिकल्स, और जो है हमने एक एक सैंड बाहर निकाली और पिस्टन इस तरह से एक्सपैंड कर रहा था। यही तो था बेटा, ठीक है। इनिशियली बिकॉज ये एक्सटर्नल जो प्रेशर होगा और ये पी गैस था, तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे इनिशियल हमारा जो पी गैस होगा वो जो है हो जाएगा तुम्हारा पी एक्सटर्नल के बराबर, और दैट इज इक्वल टू, यहाँ पर एक तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर आ रहा है तो हम पी एटमॉस्फेरिक प्रेशर लिख देंगे, प्लस मान लीजिए कि ये जो सिस्टम है बिकॉज क्रॉस सेक्शनल एरिया अगर इसका ए ले लेते हैं तो हम लोग mg/a लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं बेटा? प्रेशर देखो ध्यान से, ठीक है। ये अब हम लोगों को इस इनिशियल से फाइनल पे जाना है। फाइनल प्रेशर जो होगा गैस का, जो फाइनल प्रेशर होगा जब हमने सारा सैंड हटा दिया, तो उस केस में ये जो पी एक्सटर्नल होगा वो क्या हो जाएगा बेटा? PATM, राइट ना। तो हम लोग P1 से इनफाइनाइट प्रोसेस, इनफाइनाइट स्टेप्स में P2 में जा रहे हैं, सही है।
ये तो अब इसमें हम लोग कैलकुलेशंस शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज है डेल्टा यू तो क्लियर है, कितना होगा? ये क्या है? 0। तो हम लोग इसको 0 कर देंगे। क्लियर है बेटा? और इसके अलावा W जब आप लिखोगे तो ये हो जाएगा ऐसा, राइट? बिकॉज इनफाइनाइट स्टेप्स में कर रहे हैं, हर मोमेंट पे हम P एक्सटर्नल को P गैस लिख पा रहे हैं, राइट? और इक्वेशन अभी अभी हम लोगों ने, बिकॉज P गैस को हम रिप्लेस कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा NRT बाई V dV, बिकॉज T कांस्टेंट है, उसको इंटीग्रेशन के बाहर ले लेंगे, तो ये हो जाएगा माइनस NRT और 1/V dV क्या हो जाएगा बेटा? LNV, राइट ना? यहाँ लिमिट भी लगा देते हैं V1 से V2, तो ये V1 से V2, तो ये हो जाएगा माइनस NRT और ये लिख देंगे ln V2 बाई V1। सब सही जा रहा है? ठीक है, ये हो गया। और बिकॉज हो सकता है तुम्हें लॉन के बदले log बेस 10 दिया हो, तो उसको हम लोग जब कन्वर्जन, पहले भी शायद मैंने बताया है कि ln को जब हम log बेस 10 में लेकर जाएंगे तो हमें कौन से फैक्टर से मल्टीप्लाई करना पड़ता है बेटा? 2.303। तो ये यहाँ पर जो वर्क का फॉर्मूला बन जाएगा वो हो जाएगा माइनस 2.303 NRT log बेस 10 V2 बाई V1। ठीक है, सब मल्टीप्लीकेशन में ध्यान से देखना बेटा, कुछ गलत मत लिख देना, कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लो। माइनस 2.303 NRT log V2 बाई V1 log बेस 10 है। जब भी लॉन को लॉग में कन्वर्ट करते हैं तो 2.303 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। हो गया बेटा? अब यहां पर एक चीज और ध्यान रखना, बिकॉज हमको इक्वेशन मालूम है। कौन सी इक्वेशन? P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। अगर मैं यहां सब्स्टिट्यूट कर दूं तो मेरा एक नया फॉर्मूला यहां पर बन जाएगा, एंड दैट विल बी माइनस 2.303 NRT log बेस 10 P1 बाई P2। देख लो क्या सही है? हो गया बेटा? अब ये तो हमने W के लिए बात कर ली, डेल्टा U की बात हो गई, W की बात हो गई। अब यहां पर बात करते हैं, किसकी बात करेंगे? Q की। Q इज इक्वल टू, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लगाइए, Q इज इक्वल टू डेल्टा U माइनस W।
तो डेल्टा यू 0 है और वो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 2.303 nRT log base 10 V2 by V1 ये हो जाएगा Q। समझ में आ गई बात बेटा? तो हमने Q निकाल लिया, हमने W कर लिया, डेल्टा U कर लिया। हटा दें। अब बात करते हैं इररिवर्सिबल प्रोसेस की। इसमें इररिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन, कंप्रेशन, है ना, इस तरह से लिखकर टर्म दे सकता है। तो इसमें क्या करना था अपने को, वही चीज फिर से बेटा हम लोगों ने, याद है इररिवर्सिबल के केस में यहां पर बड़ा सा ब्लॉक रख दिया था और सडनली उसको हटा दिया था, तो सडन एक्सपेंशन हुआ था वॉल्यूम V1 से V2 पे, V1 से V2 पे, या आप बोलोगे प्रेशर P1 से सडन चेंज P1 से P2 पे हो रहा है। ठीक है, तो इसमें भी इनिशियल अगर तुम P1 डिफाइन करना चाहते हो तो दैट विल बी एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस mg/a लिख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है ना, फाइनल प्रेशर P2 हो जाएगा P एटमॉस्फेयर के बराबर। ठीक है, सडन चेंज हुआ तो यहाँ पर अच्छा डेल्टा यू तो स्टेट फंक्शन है, कोई फर्क पड़ेगा बेटा कैसे गए हम लोग? नहीं। लेकिन जब तुम W लिखोगे तो W इस बार हो जाएगा -P एक्सटर्नल डेल्टा V, बिकॉज कांस्टेंट प्रेशर है, इस पे तो कुछ करना ही नहीं अपने को, है ना। तो ये सीधे सीधे वैल्यू हो जाएगी -P एक्सटर्नल एंड V2 - V1। आप एटमॉस्फेरिक प्रेशर लिख सकते हो वहां पर ये, और Q हो जाएगा फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के हिसाब से डेल्टा U - W and that will be plus P external V2 - V1। तो इस बार ध्यान से देखने से पता चला कि जो तुम्हारा Q और W है वो डिफरेंट आया एज कंपेयर टू जब आपने रिवर्सिबल कैलकुलेट किया था। ध्यान से चीजों को देखो। सर वो पी एक्सटर्नल की वैल्यू क्या? क्या बेटा? सर वो पी एक्सटर्नल की वैल्यू क्या है? वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे हो रहा है बेटा।
एक मिनट, क्या तुम लोग मुझसे, कोई मुझसे कुछ कह रहा है? क्योंकि तुम्हारी आवाज क्लियर नहीं है बेटा। ठीक है, आप समझिए कि आप नेटवर्क के उसमें हो, तो आप ये मत समझिए कि आप कुछ बोल रहे हैं अचानक से मुझे सुनाई दे रहा है। तो आप जो माइक के सबसे पास बैठा हो उसको अपनी बात कम्युनिकेट करिए, वो मुझसे बात करे। सर वो बोल रहे हैं कि वो पी एक्सपोनेंशियल की वैल्यू mg by a नहीं होगी, प्लस mg mg बाई तो तुमने हटा दिया ना। हाँ अरे पिस्टन मूव कैसे कर रहा है? तुम लोग क्या ये फूक मार के उड़ाओगे उसको? भाई सडन मूवमेंट कैसे होगा पिस्टन का अपवर्ड डायरेक्शन में जब तुम वो ब्लॉक हटा दोगे में? हम्म चलो, अब इसमें लिखिएगा बेटा ग्राफिकल एनालिसिस। ग्राफिकल एनालिसिस ये इंटरेस्टिंग है इस बार। ग्राफिकल एनालिसिस करते हैं। यहां पर लिख देते हैं प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए, और प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए। ठीक है, अब रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल क्या डिफरेंस है कि यहां मान लीजिए कि आप यहां पर थे और यहां पर गए तो ये तुम्हारा ऐसा आ जाएगा, सही है ना? ये मान लीजिए कि यहाँ पर वॉल्यूम V1 था, लेट अस से प्रेशर P1 था, यहाँ पर वॉल्यूम V2 ले लेते हैं और प्रेशर P2 ले लेते हैं, और ये किसी कांस्टेंट टेम्परेचर पे है ग्राफ। ठीक है ना? तो अपने को तो मालूम है कि P इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम होता है। ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला आपने बना दिया। अब मान लीजिए कि मैंने ऐसा दिखाया है, तो ये क्या इंडिकेट कर रहा है बेटा? एक्सपेंशन, राइट ना? एक्सपेंशन, ठीक है, एक्सपेंशन। और ये ऐसा अगर हमने बना दिया होता तो ये सबको क्लियर है ये चीज, ठीक है ना? और इस वाले केस में क्या है, आप केवल इनिशियल और फाइनल स्टेट्स को लिख पा रहे हो, ग्राफ नहीं बना सकते। गाइस अब इसमें ध्यान से देखो, मेरी बात ध्यान से सुनिए कि जैसे मान लीजिए मैंने इसकी बात करी, तो आप एरिया अंडर द कर्व निकाल सकते हो, राइट ना? और वही हो जाएगा तुम्हारा वर्क डन, राइट? इस वाले में क्या करोगे, ध्यान से देखना। इस वाले में आप ध्यान से सुनिए, जैसे इरिवर्सिबल की बात कर रहा हूं, इस वाले केस में मान लीजिए कि तुमने बड़ा सा ब्लॉक रखा है और सडनली हटा दिया,
तो ये यहां चला गया पिस्टन। बात समझ में आई क्या? ठीक है, यहां मान लीजिए कि ये P एटमॉस्फेरिक प्रेशर यहां लग रहा है और यहां पर प्रेशर था P एटमॉस्फेरिक प्लस mg/a, राइट। तुम यहां से यहां जा रहे हो, इसको हम एक्सपेंशन कहेंगे। उल्टा भी तो सोच सकते हैं। क्या मेरी बात समझ में आई? आप डिफरेंस को देखो। जब तुम एक्सपेंशन की बात करोगे तो तुम इस प्रेशर के अगेंस्ट वर्क कर रहे हो, मानते हो कि नहीं? आई होप आप मेरी बात समझ पा रहे हो। और उस टाइम पे प्रेशर ये एक्सटर्नल एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। और मान लीजिए कि आप कंप्रेशन की बात कर रहे होते, तो तुमने क्या किया कि ये था और तुमने सडनली ब्लॉक ऐसे इसके ऊपर डाल दिया और ये सडनली नीचे आ गया। क्या आप समझ पा रहे हो इस चीज को? तो एक्सटर्नल प्रेशर क्या हुआ? बात समझ पा रहे हो? अब स्टार्टिंग में जब आपने एक्सपेंशन की बात करी तो वर्क डन निकालना बड़ा आसान है, ये आ गया। उसका वर्क डन देखो और इसका वर्क डन देखो, रिवर्सिबल का देखो और इरिवर्सिबल का देखो। क्या हम लोग लिख सकते हैं बेटा कि एक्सपेंशन के केस में वर्क डन जो रिवर्सिबल होगा दैट विल बी वर्क डन ग्रेटर देन वर्क डन इरिवर्सिबल। मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं हम लोग, क्लियर है? यानी कि अगर हमको मैक्सिमम जो है वर्क निकालना है प्रोसेस से, तो प्रोसेस शुड बी डन इन व्हाट मैनर, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल? रिवर्सिबल। अब सोचो अगर मैंने ये कंप्रेशन किया होता तो क्या सिचुएशन होती? तब वर्क डन इरिवर्सिबल विल बी ग्रेटर देन वर्क डन रिवर्सिबल। क्या बात समझ में आई? इस चीज को हाईलाइट कर लो, नोट कर लो। रिमूव करते हैं बेटा, लिख लिया सबने? अब एक और बात आप ध्यान रखो बेटा, एक और चीज आप इस पे ध्यान रखो। अगर हम इरिवर्सिबल प्रोसेस की ही बात करते हैं, तो उसमें एक ये चीज भी ध्यान रखना कि ये क्वेश्चंस में तुम्हें लिखा हुआ मिल सकता है या चीज आपको समझने की जरूरत पड़ेगी कि जो P एक्सटर्नल है दैट विल बी लेस देन और इक्वल टू P फाइनल जो होगा। ये इरिवर्सिबल प्रोसेस की बात कर रहे हैं हम लोग। अभी क्या था तुम्हारा, जैसे इस केस में जो तुम्हारा P एक्सटर्नल था वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर था, इरिवर्सिबल एक्सपेंशन। समझ में आ रही बात? यस सर। जो कि फाइनल प्रेशर भी था। लेकिन ध्यान से सुनना, लेकिन अगर हम लोग ये करें कि हमने यहां पर पिस्टन रखा हुआ है, ब्लॉक बड़ा सा है और तुमने क्या किया, यहां पर ध्यान से देखना, यहां पर एक स्टॉपर लगा रखा है। असली में ये यहां तक जा सकता है, ये यहां तक जा सकता है, लेकिन जब तुमने इस ब्लॉक को हटाया तो ये गैस मैक्सिमम कहां तक जा सकता है? क्या मेरी बात समझ में आई?
यहां पे जाके रुक गया, तो बताइए इस टाइम पे जो प्रेशर होगा गैस का वो उस फाइनल जो हो रहा था एटमॉस्फेयर प्रेशर उससे कम होगा कि ज्यादा होगा? आप इस बात को समझने की कोशिश करना कि जो फाइनल प्रेशर है वो इस टाइम पे ये वाला होगा स्टॉपर की वजह से। ये अब फाइनल प्रेशर है। इस केस में जब आपने स्टॉपर लगा रखा था, तो जो पी फाइनल होगा वो तो एटमॉस्फेरिक, वो जो पी फाइनल है वो ये वाला है जो ज्यादा बड़ी वैल्यू है, और ये वर्क किसके अगेंस्ट कर रहा था? एटमॉस्फेयर प्रेशर के अगेंस्ट। इसीलिए हमारा जो पी एक्सटर्नल है वो ये तो एटमॉस्फेयर प्रेशर है ना, मान लो वो तो वहां तक जाता तब होता, जब यहां तक आता तो वो आपका पी एटमॉस्फेरिक प्रेशर तक पहुंचता। बट हमने तो पहले ही रोक दिया ना स्टॉपर लगा के, तो फाइनल प्रेशर जो होगा वो ज्यादा ही होगा जहां तक वो एक्सपेंशन करा सकता था। क्या बात समझ में आई क्या? ये ध्यान देना। तो अगर तुमसे कोई कहे कि बताओ इररिवर्सिबल प्रोसेस में मैक्सिमम कितना वर्क किया जा सकता है, तो मैक्सिमम वर्क अगर कराना है तो पी एक्सटर्नल और पी फाइनल को इक्वल करना पड़ेगा। बात समझ में आई? तब जाकर मैक्सिमम वर्क होगा। आप बीच में भी रोक सकते हो, बीच तक का भी वर्क निकाल सकते हो। ठीक है, ये नोट कर लो आप, ये चीज हाईलाइट कर लो कि इररिवर्सिबल प्रोसेस के लिए पी एक्सटर्नल शुड बी लेस देन या होता है लेस देन और इक्वल टू पी फाइनल। स्टॉपर लगाने पर पी फाइनल जो होगा वो एक्चुअली में उस एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर नहीं है। जब ये क्वेश्चंस आएंगे तो तुमको मैं याद दिलाऊंगा कि देखो हम लोगों ने थियरी बनाई थी इन सब के लिए। पहले हम अच्छे से थियरी अपनी प्रिपेयर कर रहे हैं सो दैट जब हम क्वेश्चंस न्यूमेरिकल्स में जाएं तो हमें कोई प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। हो गया बेटा? चलो, तो हम लोगों ने मेन जो कैलकुलेशंस किए क्यू डब्ल्यू डेल्टा यू इन सब के। अच्छा, ये याद रखना कि जो स्टेट फंक्शंस हैं उन पे फोकस रखना, वो अलग तरीके से हो रहे हैं, और जो पाथ फंक्शंस हैं उनकी कैलकुलेशंस थोड़े वो डिफरेंट हो जाते हैं। अच्छा, हम लोगों ने आइसोकोरिक का डिस्कशन किया, आइसोबेरिक का डिस्कशन किया, आइसोथर्मल का। नेक्स्ट लेक्चर जो शुरू करेंगे हम लोग वो एडियाबेटिक प्रोसेस, वो थोड़ा सा अलग है। इक्वेशन भी उसकी थोड़ी सी हमको पहले डिराइव करनी पड़ेगी। ठीक है, तो चलो आप इसको रिवाइज करना और अभी के लिए आप रेस्ट करिए। ठीक है।